Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Indian Economic Development series, we are covering chapter number 6, Rural Development. This is the second video on the chapter. Please listen to the first video so that you get a better understanding of this part of the video. So, in this video, we are covering credit in rural areas. अब भाई रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है विच essentially focuses on action for the development of the areas that are lagging behind in overall development of the village economy. किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए मोस्ट असेंशियल पार्ट इज द मनी. Infusion of money is absolutely essential for development of rural economy क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है. So growth of rural economy depends primarily on infusion of capital from time to time. भाई किस लिए? To realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sector. अब ना एग्रीकल्चर डेवलप कर सकता है ना नॉन एग्रीकल्चर डेवलप कर सकता है बिना पैसे के. अब हमारे किसान को पैसे की क्या जरूरत है? भाई हमारे किसान को पैसे की बहुत जरूरत इसलिए है बिकॉज द जेस्टेशन पीरियड बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आवर प्रोडक्शन इज क्वाइट लॉन्ग. किसान को 6 महीने लगते हैं बीज बोकर फसल काट के बेचने में. तो इस बीच में उसको अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, फिर उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए. तो किसान को टाइम टू टाइम पैसे पहुंचाने की सख्त ज़रूरत होती है. सो एज अ टाइम बिटवीन जेस्टेशन बिटवीन crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizers, implements, and other family expenses of marriage, death, religious ceremony, etc. और ये आज से नहीं है, ये तो टाइम इमेमोरियल से है. अगर आप अपने देखें इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे फार्मर्स मनी लेंडर और ट्रेडर्स के चंगल में थे. दे यूज टू एक्सप्लॉइट देम क्योंकि जरूरत तो फार्मर की हमेशा से ही रही है. सो मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स बाय लेंडिंग देम on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in debt trap. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये रहा है इंडिपेंडेंस के बाद दैट वी हैव टेकन अप सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच. 1969 में हमने सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट करा टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल इंडिया. तो देखिए, a major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit. अब उसमें क्या था भाई? उसमें यही था कि हमने कमर्शियल बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक ये सब डेवलप करे. और इसको इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे रूरल फाइनेंसिंग से रिलेटेड थे उन सबको मॉनिटर करने के लिए एक अपेक्स बॉडी बनी जिसका नाम था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. In 1982, the National Bank for Agriculture and Rural Development was set up as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in rural financing system. आप खुद सोचिए कि India is nothing but in villages एंड डिपेंडिंग प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर. वहाँ पे अगर फिनेंसेस ढंग से ना पहुँचे तो इंडिया कभी डेवलप कर ही नहीं सकती है. और उनको फिनेंसेस देने के लिए जो हमने इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एक बॉडी डेवलप हुई दैट वाज नबार्ड. अब इसकी क्यों ज़रूरत हुई कि 1969 में हमने सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच उठाई? भाई इसका सिंपल कारण था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन. याद करिए, आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हो रहा था? दैट प्रोडक्शन
in agriculture was increasing at a very hyper rate by using HYV technology. But that technology was very very expensive. और इसी वजह से जो सिर्फ रिच फार्मर्स थे वही उसको यूज कर पाते थे। तो ये रियलाइज हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से तो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिवाइड आ जाएगा। अमीर फार्मर और अमीर हो जाएगा और गरीब फार्मर और गरीब हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोशल बैंकिंग शुरू करी। वहाँ पे अपने कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पे भेजा, जिससे कि वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे गरीब फार्मर्स को पैसा दें, जिससे कि हमारे फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी थी HYV सीड्स की, उसको उठा के खुद भी अमीर बन पाते। So the Green Revolution was the harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of the rural credit towards production oriented lending. Institutional structure of rural banking क्या रहा है? It today consists of a set of multi-agency institutions, namely commercial banks, regional rural banks, cooperatives, land development bank. They are expected to dispense adequate credit at cheaper rates. हमारे गरीब फार्मर्स को क्रेडिट चीपर रेट पे मिले, वो उनको इसलिए वहां पे इनिशिएट करा गया था। अब अगर हम देखें हमारे रूरल बैंकिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और क्या नेगेटिव्स रहा है, तो भाई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये रहा है कि उसने हमारे रूरल एरिया की, हमारे फार्मर्स की कायाकल्प कर दिया है, काया बदल दिया है। Rapid expansion of banking system had a positive effect on the rural farm and non-farm output, income and employment, especially after Green Revolution. कैसे? It helped farmers to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their production needs. Famine became events of past. क्यों? क्योंकि फार्मर के पास financial help पहुंच जाती थी। And now we have achieved food security which is reflected in abundant buffer stocks of grain. और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ इस रैपिड बैंकिंग सिस्टम की वजह से। जो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हुआ, उससे हमारे फार्मर्स को जब जितने पैसे की ज़रूरत रही वो मिला। तो इस वजह से हमारे जो प्रोडक्शन है, जो हमारे फार्मर की प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत बढ़ गई। अब बैंक ने इतना बड़ा रोल प्ले करा, फार्मर्स को इतना हेल्प करा, लेकिन इस पूरे एपिसोड में बैंकिंग सिस्टम की हाल खराब हो गई। सो हाउएवर ऑल इज नॉट वेल विद आवर बैंकिंग सिस्टम, इट हैज टेकन अ बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म। भाई क्या हालत खराब हो गई? हालत ये खराब हो गई कि सिवाय कुछ कमर्शियल बैंक्स को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो सिर्फ एक पैसा देने वाले इंस्टीट्यूशंस बने। वो कभी भी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं करा पाए फार्मर से, यानी कि वो कभी भी फार्मर को ये नहीं एनकरेज कर पाए कि वो सेविंग करके पैसा उनके पास रखे। फिर दे फेल्ड इवन लेंडिंग टू द वर्थ वाइल बोरोअर्स, और लोन रिकवरी में तो वो बिल्कुल ही फेल हो गए। और यही कारण है कि जो डिफ़ॉल्ट रेट है हमारे रूरल एरिया में वो बहुत हाई है। और एक नया ट्रेंड देखने को मिला कि आज फार्मर डेलिबरेटली रिफ्यूज़ कर रहा है लोन वापस करने का। तो आप खुद सोचिए कि बैंक से पैसा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, लेकिन उसका कोई आने का सोर्स नहीं हो रहा है, वापसी का सोर्स नहीं हो रहा है जो वो दे रहा है। तो अपने आप ही सारे बैंक्स क्या दिखाने लगेंगे? लॉस दिखाने लगेंगे और बैक सीट ले लेंगे। So thus expansion and promotion of rural banking sector has taken a back seat after reforms. और इसी कारण से जो हमारा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का रेट हो गया है, वो लेस देन 3% हो गया है। और आपने अभी थोड़ी पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि आप 14-15 में देखें तो लेस देन 1% रह गया है। क्यों? क्योंकि नाउ नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज कमिंग। अब सजेशन क्या है बैंक को? क्या हम सारे बैंक्स विड्रॉ कर लें, ये सजेशन है? नहीं। सजेशन ये है कि बैंक्स को अपनी अप्रोच में चेंज लाने की सख्त ज़रूरत है। फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स
टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स। आप सिर्फ पैसा देने वाले मत बनो उनको, आपको बोरोअर्स के संग एक रिलेशन बना के रखना है, जिससे आप उनको समझा सको टाइम टू टाइम कि किस तरीके से उनको अपने पैसे को यूज़ करना है, किस तरीके से वो अपनी सेविंग्स बैंक में रख के, किस तरीके से हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट इनकलकेट करके वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो टू इम्प्रूव द सिचुएशन, it is suggested that the bank need to change their approach from just being lenders to building up relationship banking with the borrowers. Inculcating the habit of thrift and efficient utilization of financial resources needs to be enhanced among the farmers too. बैंकिंग ने बैकसीट ले ली तो भाई फिर किस तरीके से चले? अ न्यू कॉन्सेप्ट called self-help groups. It has taken the center stage of rural banking, rural credit. अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनकी इनकम बहुत कम होती है, वो पूल अप हो जाते हैं, ग्रुप अप हो जाते हैं और अपनी छोटी छोटी सेविंग 100 दो 200 रुपए को पूल करते हैं और एक बैंक टाइप अपना डिपॉजिट बना लेते हैं आपस में ही, और उस डिपॉजिट में से दे लेंड इट टू द पर्सन ऑफ देयर ग्रुप हु नीड्स मनी। अब क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इमीडिएटली बहुत बड़े सक्सेस हो गए। क्यों? क्योंकि बैंक में कोई बंदा पैसा लेने जाता था तो उसको कोलेट्रल रखनी पड़ती थी, उसको बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इस तरीके का कुछ फॉर्मेलिटी नहीं थी। वाई? बिकॉज इट वॉज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल नोइंग ईच अदर। अब आप ये देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव emerged to fill the gap in the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into overall rural social and community development. क्यों नहीं हुआ वो भाई integrate? Since some kind of collateral is required, vast proportion of poor rural household were automatically out of the credit network. आप किसी बैंक के पास जाते थे पैसा लेने, गरीब लोग, तो उनको कोलेट्रल रखनी पड़ती थी। तो भाई वो हर गरीब आदमी के पास तो कोलेट्रल होती नहीं है, 90% के पास कोलेट्रल नहीं होती है, वो इतने गरीब हैं, तो अपने आप ही क्रेडिट नेट से आउट हो जाते थे। तो जो बैंकिंग सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रूरल क्रेडिट की नीड को पूरा नहीं कर पा रहा था, जो कि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बहुत अच्छी तरीके करी। आप देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा 100 200 रुपए डाल देते हैं, एंड फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ना कोलेट्रल की जरूरत, ना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की ज़रूरत, अपने ही पैसे में से अपने ही मेंबर्स को स्मॉल रीपेबल इंस्टॉलमेंट्स पे पैसा देते और क्रेडिट नीड्स को पूरा करते। और आज ये इतना बढ़ गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप कि 6 करोड़ women in India have become a member in 54 lakh women self help groups. Rupees 10,000 to 15,000 per self help group and another rupees 2.5 lakh per self help group as a community investment support fund are provided as a part of renovating funds to take up self employment for इनकम जनरेशन। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर वो अच्छा कर रहे होते हैं, देखती है गवर्नमेंट की, देखती है नाबार्ड कि अगर ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो 10 से 15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है, और इसी को बोला जाता है लिंकिंग देम विद माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन क्रेडिट लिंक्ड। Such credit provision are generally referred to as microcredit programs, and रूरल एरिया का ये एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। क्या करा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने? दे हैव एम्पावर्ड विमेन, लेडीज को पैसा देके
काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, इससे एक बहुत बड़ा चेंज आया है रूरल इंडिया में। सो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। लेकिन जब इसको बहुत डीपली स्टडी करा गया तो देखा गया कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बोरोइंग हो रही है, दैट इज मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस। बट आई वुड से इन स्पाइट ऑफ दिस, self help groups have made a mark in rural credit system. तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर इसका एक एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने एक नई शक्ल ले ली है। Tamil Nadu Women in Agriculture is a project initiated in Tamil Nadu to train women in latest agricultural techniques. It induces women to actively participate in raising agricultural productivity and family income at a farm women's group in Tiruchirappalli run by Anthony Mal. Trained women are successfully making and selling vermi vermicompost and earning money from this venture. Many other farm women's group are creating savings in their group by functioning like mini banks through microcredit system. With the accumulated savings, they promote small scale household activities like mushroom cultivation, soap manufacture, doll making, और अदर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। आप अगर थोड़ा ध्यान करेंगे तो दिल्ली जैसी जगह में तो आपको बहुत सारे इनके फेयर्स लगते दिखेंगे। I will personally recommend you next time you look at this name called Ajivika, you must visit to find out what a miracle these self help groups have done to rural India. So I hope the concepts which I have covered in this video are clear to you. Listen to this video twice, thrice for a better understanding. Like and subscribe the video so that you continuously get the notification of my new videos.